आप सभी का दीक्षांत क्लासेस ग्लोबरा में स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 12 का लेखा शास्त्र का पेपर जो आज ही संपन्न हुआ 2023 में। उसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा एक गैर लाभकारी संस्थाओं के अंतिम खातों में शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर है व्यापार खाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, आशा एक फर्म में साझेदार है। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 5,000 रुपये प्रति त्रैमासिक आहरण करती है। आहरण पर ब्याज 12% वार्षिक दर से लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज की अवधि कितनी होगी? यहाँ आपको प्रश्न में दे रखा है कि त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली दे रखा है, तो आपको जो सॉल्यूशन इस प्रकार होना चाहिए, n+3/2 होना चाहिए और n यहाँ पर 12+3/2 यानी कि 15/2 इक्वल टू आएगा 7.5। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, कविता एक और ममता एक फर्म में 4:1/2, 5:1/2 अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। उन्हें अक्षिता को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। भविष्य में इनका लाभ हानि अनुपात 7:11/2 होगा। त्याग का अनुपात क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है। 4 को अपन ऐसे सोल्व करेंगे, 4/1/2 यानी 4 दूनी 8 और 9/2 हो जाएंगे। आगे वाले का हो जाएगा आपके 11/2 हो जाएगा और रेशियो हो जाएगा 9:11। आगे जब इनको सोल्व करेंगे तो आप देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि न्यू रेशियो है 7:11/2। ओल्ड रेशियो हो गया आपका 9:11। इस ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को आप लेस करें, ये इसका हट जाएगा और ओल्ड रेशियो 9/20 और न्यू रेशियो है आपका 7/20। 9 में से 2 जाएंगे, 7 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। और ऐसे ही नेक्स्ट अपन लेस करेंगे तो 11/20 और वापस 11/20, तो आंसर आएगा 0/20। यानी आपका आंसर हो गया 2:0 या 2 ओनली। तो बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फायदा या अधिलाभ का अनुपात किस स्थिति में ज्ञात किया जाता है? साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार के प्रवेश पर। तो इसमें जो आपका आंसर होगा साझेदार के अवकाश ग्रहण भी आता है, साझेदार की मृत्यु भी आती है। इसका ए और बी आपका आंसर होगा। फर्म के विघटन पर डूबत ऋण के आयोजन को हस्तांतरित किया जाता है, तो वसूली खाते में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया था, एक व्यक्ति वाली कंपनी में अधिकतम वार्षिक औसत आवर्त अनुपात, यानी आपसे टर्नओवर पूछा गया है और टर्नओवर का आंसर रहेगा 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे कि अंतर नियम के अभाव में बकाया मांग पर ब्याज की अधिकतम दर 10% हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसके अनुसार आपसे पूछा गया कि कौन सी सारणी के अनुसार? तो सारणी एफ आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निवेशकों की क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण से शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, यानी जिस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, तो वो जो आपको डिवेंचर है वो हमेशा कम मूल्य पर दिए जाएंगे। इट मीन्स वो बट्टे पर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो है कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाते का शेष हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ऋण पत्रों के शोधन यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसके ऊपर आपको एक लॉस होता है, और वो लॉस यानी कि आपको हानि जो आंसर दे रखा है कि ऋण पत्रों के निर्गम बट्टा पर खाते में यानी ऋण पत्रों के शोधन पर हानि खाते में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, ये 6 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, देखिए पेज नंबर 6 के ऊपर, निम्न में से कौन सी मत संचय व आदि के उपशीर्षक से संबंधित नहीं है, यानी कि जो रिजर्व और सरप्लस से रिलेटेड नहीं है, उसका जो आंसर होगा डूबत ऋण के लिए आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्न में से किस प्रकार के वित्तीय ऋण विश्लेषण को क्षैतिज विश्लेषण कहा जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया वो लिखेगा, यदि वर्ष के दौरान 75,000 का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया तथा वर्ष के प्रारंभ और अंत में क्रम से आपके जो स्टॉक वगैरह दे रखे हैं 15,000 और 1,00,000 रुपये, तो परिचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़ प्रवाह की राशि क्या होगी। आपको ऑपरेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि ये इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड ठीक है टैक्स होता है, वो आपको दे रखा है 75,000 दे रखा है, और आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,50,000 रुपये, दोनों का जो डिफरेंस है वो 85,000 है, और ये करंट असेट्स में इंक्लूड होता है। और करंट असेट्स में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो रूल है, अगर आपकी असेट्स इंक्रीज होती है तो उसे आपको डिक्रीज कर देना चाहिए। तो आपकी असेट्स 85,000 से इंक्रीज हो रही है, बट इसको अपन 85,000 से उसको डिक्रीज करेंगे, तो -10,000 आपका आंसर होगा। तो आपका जो बे आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स आप पूछे गए हैं, प्राप्ति और भुगतान खाता बई का सारांश है, तो इसका जो आंसर सीधा सभी को आता है कैश। और नेक्स्ट आंसर पूछा गया आपसे, साझेदारों के चालू खाते पूंजी खाते के अंतर्गत खोले जाते हैं, जो करंट अकाउंट होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में खोले जाते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, फर्म के समापन के समय पुस्तकों में गैर अपलिखित दायित्व का भुगतान एक साझेदार द्वारा करने पर खाता डेबिट किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। एक कंपनी के लिए ऋण पत्रों पर चुकाया गया ब्याज लाभों पर एक प्रकार का एक चार्ज होता है। फिर लिखा हुआ है कि मदों का निपटान 12 माह की अवधि के भीतर किया जाता है, जो करंट आइटम्स होते हैं उनका पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना होता है। नेक्स्ट पूछा गया है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एक्टिविटीज इन द केस ऑफ द फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अगर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला और आपकी फाइनेंशियल जो कंपनी है, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काउंट किया जाएगा, ऑपरेटिंग के अंदर सॉरी। भरत क्लब का चालू में
प्राप्त चंदा 55,000 रुपये, गत वर्ष में बकाया चंदा 5,000 रुपये, आय व्यय खाते में चंदे की राशि लिखी जाएगी। आप दोनों को ऐड कर लीजिए और जो आपको सीड हुआ है यानी गत वर्ष में बकाया चंदा सॉरी, तो ये आपका लेस हो जाएगा। और ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स आपका ये लेस हो जाएगा। जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 50,000 रुपीज़। साझेदार संलेख के अभाव में साझेदार की पूंजी पर ब्याज के लिए क्या प्रावधान है? इसमें ये रूल है, अगर कंपनी यानी फर्म के प्रॉफिट होता है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर फर्म में लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर फर्म में प्रॉफिट होता है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल नहीं है तो आपकी कैपिटल का जो रेशियो बनाकर या आपकी जो इंटरेस्ट होता है उसका रेशियो बनाकर जो प्रॉफिट आपको दिया गया है उसमें उसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, करीमा, प्रियंका और निमिषा 3 से 1/2, 4 से 1/2, 5 से 1/2 लाभ बांटते हुए साझेदार है। निमिषा फर्म से अवकाश ग्रहण करती है। गरिमा का नया हिस्सा क्या होगा? तो पहले आप इसको इक्वल कर लेते हैं। 3 से 1/2 7/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 11/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से निमिषा फर्म से अवकाश ग्रहण करती है तो गरिमा, प्रियंका और निमिषा ये कैंसिल हो गया। अब आपका रेशो बचा 7:9। आपसे पूछा गया गरिमा का नया हिस्सा क्या होगा? तो गरिमा आपकी फर्स्ट है तो उसका हिस्सा होगा 7/60। साझेदार की मृत्यु के समय डूब ऋण के आयोजन में कमी के लिए क्या प्रविष्टि की जाती है? अगर उसकी डेथ हो जाती है और बैड डेप्ट अगर आपका कम होता है तो अपन जानते हैं कि उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और लायबिलिटीज़ में अगर कम हो रही है तो उसको एंट्री में लिखेंगे 2 PBD, यानी डेबिट साइड में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 PBD इसकी राइट एंट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पूर्वाधिकार अंशों के लिए पूर्वाधिकार अंशों के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, आप इनके नाम लिख सकते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। तो जो भी आपने आंसर लिखे हैं आपके राइट होंगे। वाहक ऋण पत्र यानी कि व्हाट इज द बियरर डिबेंचर, यानी कि जो व्यक्ति इस डिबेंचर को होल्ड करेगा उसी को इस डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे बोलते हैं अपन बियरर डिबेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, राज लिमिटेड ने 1,000 समता अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जिसमें 980 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आवेदन के प्रकार का नाम बताइए। तो ये एक अंडर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि जितने आपने शेयर इशू किए हैं उतने आपके एप्लीकेशन रिसीव्ड नहीं हुए हैं, उससे कम हुए तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर से ज़्यादा होते हैं तो वो होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर प्रश्न पूछा गया, ऋतुराज लिमिटेड ने यशवा लिमिटेड से 2 लाख रुपये मूल्य की मशीन खरीदी जिसका भुगतान हुए 2,000 के चेक के द्वारा और शेष राशि के लिए वो 100 रुपये वाले 8% ऋण पत्र 10% बट्टे पर जारी किए। ऋण पत्र की संख्या क्या होगी? इसमें आपका एक सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसमें आपको दे रखा है 2 लाख में से 2,000 का चेक हटा दे तो 198,000 की आपकी अमाउंट ड्यू हो जाएगी, जिसका भुगतान आप 100 रुपये वाले 8% पर 10% बट्टे पर दे रहे हैं, यानी कि वो आप जो जारी कर रहे हैं वो 90 रुपीज़ में आपसे जारी कर रहे हैं। इस 0 से 0 को कैंसिल कर लें और 9 से इसको डिवाइड कर लें। 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 1 बजाएगी, फिर 9 दूनी 18 हो जाएंगे। लगभग 2200 के डिबेंचर आपको इश्यू करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है उस वित्तीय विवरण विश्लेषण की उस तकनीक का नाम जिसे प्रतिशत विवरण के रूप में जाना जाता है। राइट द नेम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विच इज आल्सो नोन एज ए परसेंटाइल स्टेटमेंट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। रोकड़ तुल्यांक क्या होते हैं? व्हाट इज ए कैश और कैश इक्विवेलेंट। इसमें आपके जनरली जो कैश से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो आपको लिखना होता है कि आपके पास एक कैश इंक्लूड हो सकता है, बैंक इंक्लूड हो सकता है, आपके पास डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड हो सकती है और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 आप इनके नाम लिख सकते हैं।
भावेश लिमिटेड का शुद्ध लाभ सामान्य संचय में 15,000 रुपये हस्तांतरित करने के पश्चात 75,000 रुपये है। तो मशीनरी की बिक्री पर 10,000 लाभ हो तो परिचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 75,000 दे रखा है। फिर पूछा कि इसके अंदर कि भावेश लिमिटेड का शुद्ध लाभ सामान्य संचय में 15,000 हस्तांतरित करने के पश्चात, तो इसको वापस आप ऐड कर दें 15,000 को, ये हो जाएंगे आपके पास 90,000। फिर लिखा हुआ एक मशीन को आपने सेल किया तो लेस कर लेना है आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, तो माइनस करेंगे अपन 10,000, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 80,000। कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। ये जो क्वेश्चन है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आपको फंड दे रखा है 5 लाख रुपीज़ का, इसमें से आपने एक्सपेंसेस कर दिया 4,90,000 रुपये। तो बैलेंस शीट में से इस प्रकार शो करेंगे आपके लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पर आपका फंड लिखें, फंड आपका 5 लाख रुपये और उसमें से आप 4,90,000 रुपये लेस कर दें, यानी कि 10,000 रुपये आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाना है। फिर इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया आपसे कि मान लीजिए कि आपका जो फंड दे रखा है वो फंड दे रखा है 10 लाख रुपए का दे रखा है और 10 लाख रुपए में से आपने 10,20,000 रुपये एक्सपेंसेस कर दिए। इट मीन्स आपके पास फंड हो गया नील, यानी कि माइनस में हो गया। तो ये जो 20,000 रुपये हैं वो आपको ये 20,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट में जाएंगे और डेबिट में जाके लिख देंगे टू एक्सपेंसेस, जिससे भी रिलेटेड है, जैसे तो मेडिकल से रिलेटेड है तो मेडिकल से रिलेटेड आपको यहाँ पे 20,000 रुपये शो करने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदा और दियांशी एक फर्म में 4:1 में लाभार्थी साझेदार है। इनकी स्थिर पूंजी आपको दे रखी 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये साझेदार संलेख में इनको 9% की दर से ब्याज देने का प्रावधान है और फर्म ने हानि अर्जित करी है 35,000 रुपये की। तो लाभ हानि विनियोग या नियोजन खाता कैसे तैयार करेंगे आप? देखिए कि यहाँ पर आपको लॉस दे रखा है। अगर आपके पास संलेख ना होता तो हम इनको इंटरेस्ट पे नहीं करते, बट इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ आपको टू लॉस के रूप में अब लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी दे रखा है 35,000, ठीक है। और उसमें से आपको 9% की रेट दे रखी है, तो 27,000 रुपये वो हो जाएंगे और प्लस 9 दिन 18,000 रुपये ये हो जाएंगे और 18 और 27 को आप अगर ऐड कर लेंगे तो 45,000 हो जाएंगे। यानी कि 18,000 प्लस 27,000 प्लस 35,000, यानी हो जाएंगे आपके पास 80,000। और 80,000 को आप डिवाइड कर देंगे 4/5, 16×5 = 80, 16×4 = 64, तो 64,000 रुपये और 16,000 रुपये का लॉस होगा, जिसे आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। पेज नंबर 10 तक के सॉल्यूशन हो गए आपके। पेज नंबर 11 देखिए।
संगीता और सुमित्रा एक फर्म में 1:3 में लाभार्थी साझेदार है। उनकी स्थिर पूंजी आपको 70,000 रुपये और 1,30,000 रुपये दे रखी। भविष्य में वो लाभों को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देती है कविता को। कविता पूंजी के रूप में 70,000 रुपये लेकर आती है। कविता की हिस्से के लिए ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। तो आपको इसमें गुडविल निकालनी है। देखिए कि सबसे पहले आप दोनों के कैपिटल को ऐड कर ले, 70,000 रुपये प्लस 130, दोनों को ऐड करें और प्लस 70, तो 1 यानी 2,70,000 रुपये की टोटल कैपिटल हो जाती है। अब इसका शेयर चेक कीजिए, 1/4 के लिए आई थी और 70,000 रुपये लेकर आई थी। इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि तो रिवर्स हो जाएगा, 4 × 70 हो जाएगा, 2,80,000 रुपये की टोटल कैपिटल बनती है, जबकि 2,70,000 तीनों की मिलकर हो रही। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका 1,00,000 रुपये। अभी 1,00,000 रुपये का जो डिफरेंस है ये टोटल फर्म की गुडविल है। उसमें से आपसे पूछा गया था कि कविता की हिस्से की गुडविल क्या होगी, तो 1/4 करेंगे तो 25,000 की उसके शेयर हिस्से की गुडविल आ जाएगी। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि मधु और फतेह ओम प्रकाश एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2022 को फतेह फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। इस स्थिति को इसकी पूंजी खाते के हिस्से से आपको दे रखे हैं 3,00,000 रुपये और उस राशि उसकी बकाया राशि 10% वार्षिक दर से 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में ब्याज सहित भुगतान की सहमति हुई। प्रथम अर्धवर्ष के अंत में इसको चुकाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए कि उसको 3,00,000 रुपये 2 किस्तों में देने हैं। तो पहली बार आपको उसको 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो 3,00,000 का जो इंटरेस्ट होता है 10% आप सभी जानते हैं 30,000 बनेगा और उसे 2 किस्तें यानी कि मधु और फतेह एवं प्रकाश एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2022 को फतेह फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। स्थिति को इसकी पूंजी खाते का शेष आपको 3,00,000 रुपये उसकी बकाया राशि 10% वार्षिक दर से 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में ब्याज सहित भुगतान की सहमति हुई है। प्रथम अर्धवर्ष के अंत में उसको चुकाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए स्पष्ट रूप से आपको दे रखा है कि 3,00,000 रुपये है, तो उसकी जो किस्त है वो हो जाएगी 1,50,000 रुपये की हो जाएगी और फर्स्ट टाइम से 3,00,000 का 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इससे आपके 30,000 रुपये बनेंगे, लेकिन 30,000 रुपये हैं वो पूरे ईयर के हैं, तो 6/12 करोगे आप तो ये हाफ हो जाएगा यानी 15,000। तो आपको 1,65,000 रुपये का फर्स्ट टाइम भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए KL और एक फर्म में 3,5,5,5,2 में लाभार्थी साझेदार हैं। 31 मार्च 2022 को फर्म का लाभ आपको दे रखा है 4,00,000 रुपये। M की 1 अक्टूबर 2022 को मृत्यु हो गई है। M को 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 2022 तक लाभों में हिस्सा कितना मिलेगा। आप देखिए 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर नहीं आएगा, यानी कि 6 मंथ होते हैं। तो यानी 4,00,000 रुपये इंटू 6/12, तो ये हो गए आपके सीधे 2,00,000 रुपये। और 2,00,000 रुपये में से उसका जो शेयर कितना है वो देख लीजिए। M की मृत्यु हो जाती है KLM, M यानी आपके पास 2, यानी कि 2 हो जाएगा 10 और 2,00,000 रुपये में हो जाएगा आपके पास 40,000 रुपये, यानी 40,000 रुपये उसके हिस्से के लाभ के रूप में गिने जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक पुराना टाइपराइटर जो पिछले लेखा वर्ष में अपलिखित किया जा चुका है, एक साझेदार मयंक द्वारा इसे 15,000 में ले लिया गया। रोजनामचा में जर्नल प्रविष्टि दीजिए यदि फर्म का विघटन हो चुका है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री रियलाइजेशन में की जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में की जाएगी। तो इसने 15,000 का टाइपराइटर ले लिया है, तो एंट्री हो जाएगी आपके पास मयंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये आपकी राइट एंट्री होगी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, हेमंत लिमिटेड ने मनीष ने 1,500 रुपये में 4 रुपये प्रति अंश की दर से 2 माह पूर्व ही भुगतान कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में अधिनियम की अनुसूची आपके अनुसार ब्याज की राशि क्या होगी। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि कंपनी कॉल्स एंड एडवांस के ऊपर 12% इंटरेस्ट पे करती है। 1,500 का अब अगर अपन 4 से इंटू करें तो बनता है 6,000 रुपये इसने एडवांस हो गए। 2 माह के लिए इसने एडवांस दिया, तो 2/12 हो जाएगा, यानी पैसे हो गए इसके पास 6 कम 6 दूनी 12, 1,000 रुपये। और ये 1,000 रुपये हैं, इसके ऊपर इनको एडवांस पे करना पड़ेगा 12% की दर से। तो 12/100 यानी कि 120 रुपये का इंटरेस्ट आप पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न को आप परिभाषित कीजिए। अनसिक्योर्ड डिबेंचर ऐसे डिबेंचर जिनके पीछे कोई प्लेज यानी गिरवी रखा नहीं होता, वो अनसिक्योर्ड होते हैं। और रजिस्टर्ड यानी कि जिस भी डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी की रजिस्टर में लिखा होता है वो रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है। फिर प्रश्न पूछा गया, राजवी लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये वाले स्वयं के 800 ऋण पत्रों को 98 रुपये प्रति ऋण पत्र से खुले बाजार में क्रय करके रद्द कर दिए। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। अपन देखते हैं कि स्वयं के जब ऋण पत्र परचेज किए जाते हैं तो होता है ऑन डिबेंचर। ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक और 2 प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 98 में परचेज किया तो आपको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वापस। $800 ऋण पत्र हैं, तो यानी कि 800 इंटू 2 यानी 1,600 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ इंटू करते हैं अपन 98 इंटू 800, या अपन 80,000 में से 1,600 रुपये लेस कर लेते हैं, तो 78,400 ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को जब परचेज करेगी तो। और उसके बाद कंपनी डिबेंचर को कैंसिल कर देगी। कैंसिल इस प्रकार होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर। और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी एंट्री इस प्रकार होगी, यहाँ पर 78,400 से एंट्री होगी। प्रॉफिट ऑन डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि 1,600 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसे आप प्रॉफिट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सुमन लिमिटेड का तरलता अनुपात व चालू अनुपात क्रम से 3.6:1, 4.8:1 और आपसे पूछा गया है कि स्कंद की राशि 60,000 रुपये है तो चालू संपत्ति और चालू दायित्व ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। अपन जानते हैं कि CR इजिकल टू होता है CA/CL होता है और यह रेशो आपको दे रखा है 3.6/1 CA/CL। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो CA हो जाएगा 3.6। फिर हम जानते हैं कि लिक्विड रेशो होता है CA माइनस स्टॉक अपॉन CL और क्वेश्चन में अपने को CA दे रखा है 3.6। आपका CA हो गया। तो यहाँ अपन इसको सॉल्व करते हैं। LR की जगह हो जाएगा 4.8/1, यहाँ हो जाएगा 3.6। स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 माइनस हो जाएगा 60,000 अपॉन हो जाएगा CL। 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, इधर हो जाएगा 4.8 CL और वो हो जाएगा 3.6 CL। यह हो जाएगा 4.8 CL माइनस 3.6 CL माइनस 60,000 4.8 में से 3.6 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 1.2 CL इजिकल टू 60,000 और यहाँ CL हो जाएगा 60,000 डिवाइड 1.2 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, 12 पंजे 60। तो CL हो जाएगी आपकी 50,000। अब आपसे पूछा गया कि CA कितनी होगी। ये आया था CA बराबर 3.6 CL, तो 3.6 इंटू CL आपकी हो गई 50,000। हटाएंगे 10 उठाएंगे 0, 1 0 से 0 हो जाएगा 1 2 3 5 6 30 5 3 15 3 18 1,80,000 की आपकी हो जाएगी CA। शेयर लिमिटेड की निम्न सूचना आवश्यक स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको तुलनात्मक आय विवरण यानी कि कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। हम जानते हैं कि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है। आपके प्लस में परिवर्तन दे रखा है पॉजिटिव इसमें से कि यहाँ पर आपके 5 लाख रुपए आएंगे और 4 से 5 यानी 1 लाख हो गया और परसेंटेज पूछा गया है तो इंक्रीज हुआ 1 लाख और 1 लाख में अपन 4 से डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे 100
तो यानी 25% हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25%, यानी फर्स्ट कॉलम आपका भर जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख से, ये हो जाएगा 25%। फिर 280 से 350 यानी कि 70,000 की बढ़ोतरी हो गई है, और 70,000 यानी कि इसके 4 जीरो कैंसिल है, इसके भी 4 जीरो कैंसिल है, तो यहाँ आ जाएगा 7/28 इंटू 100, 7 चौक 28, तो ये भी हो जाएगा 25%। तो ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न सूचनाओं से विनीत लिमिटेड से संबंधित है, और आपसे पूछा गया है कि परिचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़ प्रवाह की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए प्रोविज़न फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पर अपन प्रोविज़न फॉर इसके लिए एक अकाउंट बनेगा सिंपल सा, जिसमें प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, यहाँ सबसे पहले बैलेंस आएगा, बैलेंस BD, और ओपनिंग बैलेंस का दे रखा है 45,000, और क्लोजिंग बैलेंस का दे रखा है टू बैलेंस CD, वो दे रखा आपको 50,000, और वर्ष के दिन जो आपने प्रोविज़न किया उसको इधर लिखते हैं बाई PL 50,000, यानी कि 40-45 से हो गए 95,000 हो गए, 95 से गए तो 45,000, यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, यानी 45,000 का आपका आउटफ्लो होगा। दिस इज राइट आंसर ऑफ यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सोयल लिमिटेड ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है। मध्य आपको दे रखी है, प्लांट दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, और वर्ष के दौरान प्लांट का जिसका मूल्य आपको दे रखा है 12,500 रुपये था, जिस पर डेप्रिसिएशन लगाया था आपने 7,500 रुपये, और से आपने 6,500 में बेच दिया। तो निवेश क्रियाओं द्वारा रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। इसके लिए भी आप अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स अकाउंट जनरली सभी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप लिखेंगे प्लांट, और प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखें आप, टू बैलेंस BD, और यहाँ आपके प्लांट का बैलेंस दे रखा है 25,000 रुपये, तो इसको मैं यहाँ 25,000, और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है बैलेंस 30,000, और एक प्लांट 12,500 का था जिस पर आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया था बाय डेप्रिसिएशन 7,500, और उसको आपने 6,500 में बेच दिया। तो बाई कैश या बैंक जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। अब जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस आपका डेबिट पर आएगा, और ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा कैश के रूप में। तो ये हो जाएगा 6, 7, 13, और 14, और 30, 44, और इधर 25 है, तो यानी कि
आपकी 19,000 रुपये का आउटफ्लो होगा, यानी आपका जो आउटफ्लो होगा वो हो गया 19,000 रुपीज़। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है और न्यू कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नंदू और शिव एक फर्म में 4:3 में लाभार्थी और साझेदार हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2012 को विनोद को लाभों में हिस्से के लिए यानी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया था और उस स्थिति को उनका जो रिजर्व बैलेंस था 84,000 रुपये था और डेबिट पर लॉस दे रखा था 35,000 रुपये का, और प्रवेश के समय ने सामान्य संचय और लाभ हानि के नाम शेष को अपलिखित करने की प्रविष्टियाँ दीजिए, यानी आपको जनरल एंट्री देनी थी। सिंपल सी जनरल एंट्री आप दे दें कि जो लॉस होता है पीएल का वो असेट्स में आता है, तो अपन एंट्री करेंगे एन अकाउंट डेबिट, एश अकाउंट डेबिट टू पीएल हो जाएगा, और 35 यानी कि 7 से काट लेंगे, 7 पंजे 35, 5 चौक 20, यानी 20,000 की एंट्री हो जाएगी, 15,000 की एंट्री हो जाएगी और 35,000 की एंट्री हो जाएगी। फिर दूसरा ही आपको वापस रिजर्व का बैलेंस दे रखा है और रिजर्व हमेशा लायबिलिटीज में शो होते हैं और वो 84,000 के हैं। 84,000 के अंदर आप 7 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा, और 12 को अगर आप 4 से इंटू करें तो 48,000, और 12 को 3 से इंटू करें तो 36,000, यानी कि 84,000 और 48,000 और 36,000 रुपये। अब एंट्री क्या होगी देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट टू एस अकाउंट, एक में 48,000 आ जाएंगे और एक में 36,000 आ जाएंगे और टोटल 84,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम मंगल और बुध एक फर्म में 4-3 में साझेदार है। मंगल फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, मूल्यांकन ख्याति तथा संचित लाभों से संबंधित सभी समझने के पश्चात सोम बुध पूंजी खाते का शेष आपको 1,08,000 और 72,000 रुपये दे रखा है। सोम बुध ये पूंजी खाते नए लाभ अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। साझेदार द्वारा रोकड़ लाई या ले जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। आप दोनों को ऐड कर लो पहले, यानी 1,80,000 हो जाएगी, और इसमें जो मंगल अवकाश ग्रहण करता है सोम मंगल, यानी कि 4:2 बच गया है, यानी कि 2:1 बच गया। 1,80 में आप 3 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, 6 दूनी 12,000, यानी 1,20,000 और 60,000। ये तो इनकी होगी नई कैपिटल, ठीक है। अब नई कैपिटल हो गई है और फर्स्ट वाले की थी 1,08,000 रुपये, और अब उसके लिए 1,20,000 रुपये हो गई कैपिटल। इट मीन्स उसको 12,000 रुपये लाने पड़ेंगे, और पहले इसकी 72,000 रुपये थी और अब इसकी कैपिटल 60,000 ही रहेगी। इसके मतलब 12,000 रुपये ये लेकर जाएगा, यानी कि सोम पैसे लेकर आएगा और बुध पैसे लेकर जाएगा। नेक्स्ट, एक ऋण पत्र 95 में निर्गमित किया गया जिसका शोधन 105 में होगा। इनकी आपको प्रविष्टियाँ देनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 95,
ठीक है। और नेक्स्ट इसकी जो एंट्री होगी वो होगी इस प्रकार, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा ये भी। फिर होगा आपके पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर, और आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। पैसे हो जाएंगे यहाँ पर 95, यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ हो जाएंगे 100 और यहाँ हो जाएंगे 5। ये आपकी राइट एंट्री होगी। फिर एक ऋण पत्र 110 में निर्गमित किया गया जिसका शोधन 100 रुपये होगा, तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ में लिख सकते हैं। और यहाँ पैसे आ जाएंगे 110, जो सेकंड एंट्री है वो इस प्रकार होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ आ जाएगा डिवेंचर में 110, यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 1। एक मिनट, पुनः एंट्री देखें। डिवेंचर 110, टू डिवेंचर 100 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10। ये आपकी राइट एंट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू लिमिटेड ने ऋण क्षमता अनुपात 0.8 दे रखा है, जिससे इसमें से किस ऋण क्षमता घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। हम जानते हैं कि डेप्ट इक्विटी रेशियो ऐसा होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, और ये दे रखा है 0.8/1। अब हम देखते हैं क्षमता अंशों के अतिरिक्त निर्गम, यानी कि डेप्ट इक्विटी ज़्यादा इश्यू होगी यानी कि इसका वैल्यू बढ़ेगा। इट मीन्स जो 0.8 है उसका वैल्यू कम होगा, यानी इस वाले से आपके क्षमता अंश घटेगा। बोनस अंश हमेशा इक्विटी से, यानी कि जो आपके फंड पड़े होते हैं उस फंड में से इशू किया जाता है, तो फंड से इशू होगा और फंड से इक्विटी वापस बढ़ जाएगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋण पत्रों के शोधन पर अगर इसमें शोधन करेंगे तो ये बैलेंस कम हो जाएगा डेप्ट का, तो इससे आपका ऋण क्षमता अनुपात बढ़ेगा और माल के नकद क्रय पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। संजीव और भानु एक फर्म में 3/2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2012 को इनका बैलेंस शीट इस प्रकार दे रखा है, नीचे थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 2012 को राहुल को निम्न शर्तों में प्रवेश दिया गया। राहुल अपनी पूंजी के लिए 3 लाख रुपये लेकर आता है। सभी देनदार अच्छे हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया, जिससे राहुल रोकड़ नहीं लाता है। ये भविष्य में लाभ को 3-4-3 में बांटते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदार के पूंजी खाते बनाइए।
तो सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। और सभी डेटर्स अच्छे हैं, इसने बताया है, इसका मतलब 20,000 का जो आपने प्रोविजन कर रखा है वो वापस हट जाएगा। और बस एक ही चीज़ दी गई है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये आ जाएगा बाय PBD 20,000। और इसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन में आने वाला पॉइंट नहीं है। तो 20,000 को अपन क्या करें कि पार्टनर्स में अपन डिवाइड कर देते हैं। सभी देनदार अच्छे हैं, ठीक है ना। तो रेशियो आपको जो दे रखा है 3:7, तो 20,000 है वो हो जाएगा 3/10, 2 3 6, 6,000 रुपये इसको मिलेंगे, 14,000 रुपये ये मिलेंगे, दोनों रिवैल्यूएशन में जाके प्रॉफिट के रूप में डिवाइड अपन इसको कर लेंगे। नेक्स्ट इससे पूछा गया आपसे कि इनका कैपिटल अकाउंट कैसा होगा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ये आपका PCA, और इधर आएगा बाय बैलेंस BD। जितने पार्ट होते हैं अकाउंट, संजीव, भानु और जो आपका न्यू पार्टनर्स है वो दे रखा है। तो यहाँ अपन तीनों के नाम लिखकर डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट जोड़कर उसको लेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट की कैपिटल 5 लाख रुपए, सेकंड जो कैपिटल है वो आपके पास है 4 लाख रुपए, प्लस इसमें हो जाएगा अभी 6,000 रुपये इसके रिवैल्यूएशन के हो जाएंगे, और 14,000 रुपये इसके रिवैल्यूएशन के हो जाएंगे। रिजर्व देर का को 3 लाख का, 7 3 10, 3 3 9, 90,000 का इसमें रिजर्व ऐड हो जाएगा। और $2,10,000 का इसके रिजर्व ऐड हो जाएगा। अब डेबिट साइड में कोई लॉस नहीं दिख रहा है, ओनली रिजर्व्स दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट यहाँ पर है नहीं है। तो इसका बैलेंस हो जाएगा 5,90,05,96,000। इसका हो जाएगा 4 और 2 6 लाख, और 6 10 और 6,24,000 रुपये। तो संजीव का जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा आपके पास 5,96,000, फिर से ऐड कर देते हैं अपन 5 लाख प्लस 14,000 सॉरी 6,000 प्लस 90,000, टोटल हो जाएंगे 5,96,000। और इसका हो जाएगा 4 लाख क्रेडिट साइड का ना, चार लाख प्लस 14,000 प्लस 2,10,000, 5 8 2 6,24,000। ये इनका कैपिटल का बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब बात रही गुडविल की। गुडविल का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया, जिसे रोकड़ लेकर नहीं आएगा। हम जानते हैं कि जो रिटायरमेंट पे जो गुडविल होती है वो हमेशा गेनिंग रेशियो में डिवाइड होती है। यहाँ पर आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है।
तो आप देखिए कि ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 3:7, न्यू रेशियो दे रखा है आपको 3:4:3। सॉरी, ये क्वेश्चन एडमिशन से रिलेटेड है, तो एडमिशन दिया गया तो सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल डिवाइड होगी। तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो, ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो, और ओल्ड में से न्यू रेशियो को हम लेस करते हैं, यानी ये इसको हटा देंगे, 3/3 कैंसिल जाएगा, यानी एक ही व्यक्ति 3 4 7 3 10 और 7 3 10 ये कैंसिल हो गया, यानी फर्स्ट जो है उसका कोई सेक्रीफाइस नहीं होगा, सेकंड का सेक्रीफाइस होगा। इट मीन सारी जो गुडविल है वो आपका सेकंड पार्टनर लेगा। तो गुडविल 40,000 में न्यू पार्टनर है, और न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो है 3/10, यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 40,000 इंटू 3/10, तो 12,000 गुडविल होगी, और 12,000 की जो गुडविल है वो आपका सेकंड पार्टनर पूरी गुडविल लगेगा, यानी कि इस वाले में 12,000 रुपये आप ऐड कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका 6,36,000 रुपये। तो टू बैलेंस CD में 5,96,000 और 6,36,000 आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटल अकाउंट आप बनाइए। PQR एक फर्म में दो एक एक में लाभार्थी साझेदार हैं। 31 मार्च 2022 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था। लेनदार आपको दे रखे हैं, सामान्य संचय दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है, और इसमें साझेदारों ने लाभ अनुपात को चेंज कर लिया है। आपसे पूछा गया है कि कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो अपन इनके कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेते हैं। और PQR का आप क्रेडिट साइड देख लीजिए। PQR बैलेंस इसका दे रखा है 3 लाख, इसका 2,40,000, इसका 2,10,000। फिर आप रिजर्व को डिवाइड कर दीजिए। 1.5 लाख का रिजर्व दे रखा है और रेशियो दे रखा है इनका 2:1:1। तो 2:1:1 में 1.5 लाख को डिवाइड करेंगे तो 75,000 इसमें आ जाएंगे, 37,500 इसमें आ जाएंगे, फिर 37,500 इसमें आ जाएंगे। गुडविल आपको दे रखी है 90,000 रुपये की। 90,000 को पहले आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लें, तो एल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 45 इसकी आ जाएगी, और 22,500 इसकी आ जाएगी, और 22,500 इसकी आ जाएगी। इसी गुडविल को आप डेबिट साइड में भी डिवाइड कर दें, तो डेबिट साइड में अगर डिवाइड करोगे तो यानी कि लेस हो जाएगा, वो 30,000 डेबिट पे आ जाएगी, फिर 30,000 इसके डेबिट पे आ जाएगी, फिर 30,000 इसके डेबिट पे आ जाएगी। इसकी टोटल लगाओगे आप तो ये हो जाएगी आपकी 375 420, 4,20,000 ये हो जाएगी। इसकी हो जाएगी 3 लाख, इसकी हो जाएगी आपके पास 270, और इसमें से लेस करेंगे आप 4,20,000 में से
30,000 तो 390 इसकी कैपिटल हो जाएगी। इसमें से लेस करोगे तो 270 इसकी कैपिटल हो जाएगी। इसमें से लेस करोगे तो 2,40,000 इसकी कैपिटल हो जाएगी। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय लिमिटेड ने 2,500 समतांश 10 रुपये प्रतिशत जिन पे 9 रुपये मांग लिए हैं, तो शेयर कैपिटल में आप 2,500 इंटू 9 रुपये करेंगे तो 22,500 रुपये शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 हो जाएगा आपके पास कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर में इसने कितने रुपये पेमेंट नहीं किया, 5 रुपये का भुगतान किया, 12.5 से इंटू करेंगे 2500 से तो 12,500 आ जाएंगे। और कितना पेमेंट कर दिया इन्होंने, यानी कि 4 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो टू शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस आ जाएगा आपका 4 इंटू यानी 10,000 का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कंपनी ने 2,000 अंश वापस रीसेल कर दिए थे, जिनको 8 रुपये में सेल पूर्ण प्रदत्त मानते हुए, और 5 रुपये में सेल कर दिया था। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि एक शेयर जिसको 8 रुपये फुल्ली पेडअप मानकर 5 रुपये में सेल किया, तो मतलब 3 रुपये का डिस्काउंट दिया कंपनी ने। तो 5 इंटू अगर अपन करते हैं 2,000 तो 10,000 इनकी कैपिटल बैंक में आ जाएंगे। 3 इंटू अगर अपन करते हैं 2,000 तो 6,000 इनका डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि शेयर फॉरफिटेड हो जाएगा। और शेयर कैपिटल में जो डिपॉजिट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16,000। अब आपसे पूछा गया कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो अपन यहाँ देखते हैं कि अपने पास शेयर फॉरफिट का बैलेंस 10,000 रुपये है और शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ अपने पास 6,000 से, तो ये कितने से लेस होगा। अपने पास 10,000 का जो बैलेंस है वो था 2,500 शेयर का था, उसमें से 2,000 शेयर आपने वापस रीइशू कर दिए, 25 चौक 100 होते 8,000 का बैलेंस बनता है। उसमें से 6,000 ऑलरेडी डिस्काउंट दिया जा चुका है, तो 2,000 रुपये आपके कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कैपिटल रिजर्व जो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, सिर्फ क्रेडिट, वो हो जाएगा 2,000 से। आपसे पूछा गया है कि इनका अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे आप, तो अपन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसमें आपका क्या आ जाएगा 6,000 रुपये, और शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, इसमें आपके आ जाएंगे 2,000 रुपये, और 22 शेयर कैपिटल हो जाएगा जितना आपने फॉरफिट किया था 10,000, 10 में से 6 8 गए तो 2,000 का आपका टू बैलेंस CD बचेगा। ये आपका अकाउंट हो गया। इनको अपन इरेज कर लेते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार है, देखिए आप।
कन्हैया लिमिटेड ने एक फर्नीचर परचेज किया था 1,98,000 में, जिस पर क्रय प्रतिफल के बदले 9% डिवेंचर जारी किए। आपसे पूछा गया डिवेंचर के नंबर कितने हो सकते हैं, कितनी संख्या में डिवेंचर इशू किए। देखिए 198 का आपको पेमेंट करना है। अगर आप 10% का डिस्काउंट करेंगे 100 रुपये पे, तो एक बार 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 2200 डिवेंचर आप इशू करेंगे अगर बट्टे पे इशू किया गया है। और यही क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि प्रीमियम के ऊपर, तो वापस 198,000 होगा और आप 110 से इसको डिवाइड कर लें, 10 से 10 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 8 88, 1800 डिवेंचर आप इशू करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और सभी प्रश्नों के हल लगभग कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में डाला गया है, आप उसके उत्तर लिख सकते हैं और मैं भी उसका उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।